सबका इतना सुनना, और वो भी आप लोग तो कल से ही सुन रहे हैं, थक तो गए ही होंगे। मंच पर मौजूद अध्यक्ष महोदया, हमारे साथी वक्तागण और सामने बैठे हुए विद्वत्गण और विद्यार्थी मित्रों, मैं माननीय कुलपति महोदया को भी उनका भी नमन करूंगा, क्योंकि उनका जो सहयोग है और अभी जो हमें पता चला है जिस तरह वो सहयोग कर रही हैं, इसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं और उनको नमन करते हैं। इस सेमिनार को जो सहयोग उन्होंने दिया है उसके लिए भी, और आदरणीय प्रोफेसर सत्यकेतु जी के लिए जो अग्रज भी हैं, मित्र भी हैं, उनके लिए जितना कहा जाए कम है। मुझे लगता है कोरोना काल के बाद इतना बड़ा फिजिकल ऑफलाइन सेमिनार शायद पहली बार हो रहा है, और ये उन्हीं का भगीरथ प्रयास है और पुरुषार्थ है कि हम सब लोग इकट्ठा हैं और एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं और मिल पा रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, आपसे बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनको शुरू में ही बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बातचीत शुरू करते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत गंभीर बातचीत नहीं करने वाला हूँ, एकेडमिक और बीज वक्तव्य ज़रूर है, पर इतने बीज लग चुके हैं कल से कि मेरा बीज रहा हल्का फुल्का भी होगा तो चलेगा। तो मैं दरअसल सिनेमा पे बात करूँगा। कपिल ने कहा कि सिनेमा और मीडिया में मेरी विशेषज्ञता है। नहीं, मैं तो LKG का स्टूडेंट हूँ, विशेषज्ञता नहीं है, प्रियंबद का मौन हूँ मैं। तो चश्मा लगा लूँ जरा मैं। ये सत्र है स्वाधीनता आंदोलन और कथेतर साहित्य, और मैं जिस विषय पे बात करूंगा वो है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष, उपनिवेशीकरण, समाज सुधार और हिंदी सिनेमा। और मुझे लगता है 30 मिनट का समय है मेरे पास, लेकिन मैं 20 मिनट में कोशिश करूंगा, और अगर मैं लेट हूं तो आप पीछे से मेरे को ठोक दीजिएगा, पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और संकोच मत करिएगा इशारा करने में, क्योंकि हो सकता है मास्टर आदमी हूँ, टाइम स्लिप कर जाए। तो ये जो कथेतर साहित्य है, तो जब इस पे मुझे आदरणीय भाई ने कहा कि ये सत्र है, आपका इस पे बात करनी है, तो मैं सोचने लगा ये कथेतर क्या है। तो मुझे याद आया, हम लोग MA में पढ़ते थे फुटकर साहित्य, मैंने कहा कुछ फुटकर जैसा है। फिर मुझे बड़ा मज़ा आने लगा और मुझे अज्ञे याद आ गए, और असाध्य बीड़ा मेरी प्रीत होता है, पढ़ाता भी हूँ तो भी मुझे याद आई। और मुझे कथेतर को याद करते करते मुझे याद आया गडरियों की अनमनी बांसुरी, गडरियों की अनमनी बांसुरी, कट फोड़े का ठीका, फुल सुंघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन, इतनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई। मेरे लिए ये हर सिंगार के फूल की तरह है। कल से जो ज्ञान मूर्ति, प्रज्ञा मूर्ति आपने बनाई है, हम जाते जाते ये सत्र हमारे साथी हम सब मिल करके उस प्रज्ञा मूर्ति को, ज्ञान की प्रतिमा को, प्रज्ञा प्रतिमा को उसका हम अभिषेक कर सकें इन हर सिंगार के फूलों से। और आपको पता है मूर्ति को सबसे अंत में माला ही पहनाते हैं, धुलाई, आभूषण, श्रृंगार के बाद अंत में माला। तो हम अब सिंगार के फूलों की माला हैं, कथेतर वाले। मैं ये उम्मीद करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वाधीनता शब्द पे जब हम बात करते हैं तो मुझे दो लोग याद आते हैं। एक तो मुझे तुलसीदास याद आते हैं, जिन्होंने नारी के बारे में कहा, और मैं तुलसीदास को दुनिया का सबसे बड़ा फेमिनिस्ट मानता हूँ। काव्य सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। उससे बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं है। पराधीनता में, सपने में सुख नहीं मिलेगा किसी को भी, नारियों के साथ साथ। तो
स्वाधीन होना जरूरी है, पर मिलेगी कैसे ये स्वाधीनता? स्वतंत्रता पाने के लिए तो हमारे पास एक दधीच थे जो हमें स्वतंत्रता देके चले गए। मैं अक्सर सोचता हूं कि आखिर इंद्र को दधीच की ही जरूरत क्यों पड़ी? इतना दुबला पतला साधु, इतना बूढ़ा जर्जर मसललेस, दधीच की हड्डी से ही वज्र क्यों बनेगा? तो पता चलता है कि दधीच की हड्डी से ही वज्र बनेगा, जिसमें बहुत लंबी तपस्या होगी, बहुत त्याग होगा, बहुत तप होगा, बहुत संघर्ष होगा, बहुत करुणा होगी। वह होगा दधीच, और उसकी हड्डी में होगी वो शक्ति जो किसी राक्षस को पराजित कर सके। तो महात्मा गांधी के रूप में हमें दधीच मिले, स्वतंत्रता मिली। दिक्कत ये हुई कि उसके बाद दधीच नहीं रहे, दधीचियों की परंपरा खत्म हो गई, तो स्वाधीनता उस तरह से नहीं मिली जिस तरह से मिलनी चाहिए थी, और जिसकी चिंता प्रेमचंद या सारे लोग करना शुरू कर चुके थे। खैर, जो ये मेरी समझ है और मेरी चिंता है और मेरी सोच है स्वाधीनता के बारे में कि कैसे हम स्वाधीन हों। मैं नहीं मानता कि हम स्वाधीन हो गए हैं, हम स्वतंत्र हो गए होंगे राजनीतिक अर्थों में, पर हम पूरी तरह स्वाधीन तो नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी सरकार पे कोई कमेंट कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि प्रेजेंट सरकार बहुत अच्छी है, और पॉलिटिकल नहीं हो रहा। ये मेरी सोच है, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, मैं 70 साल 78 साल का भारत देख के बोल रहा हूँ, स्वाधीन नहीं है हम। फिर मेरे ही शीर्षक में बात आती है उपनिवेशीकरण की, कि क्या होता है उपनिवेशीकरण, और सिनेमा उसमें कैसे भी उपनिवेशीकरण में सिनेमा अपना रोल कैसे प्ले करने वाला है, सिनेमा क्या करेगा आखिर। तो उपनिवेशीकरण क्या है और क्यों किया जाता है, मैं पहले वो थोड़ी सी बात करता हूँ। और मेरे आगे जो दो पंक्तियों में जो आदरणीय विद्वत जन मेरे अग्रज मेरे मित्र बैठे हैं, मेरी बातचीत उनके लिए नहीं है, वो सब मुझसे काबिल हैं। दरअसल ये सेमिनार बच्चों के लिए होता है, तो आप ही मुझे ज़्यादा सुने, ये लोग तो बैठे हैं, यही बड़ी बात है। तो मुझे दो चीज़ें याद आती हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी हैं तो मेहरबानी करके पढ़ेंगे, मज़ा आएगा आपको। हावर्ड फास्ट का उपन्यास है द ग्लोरियस ब्रदर्स, उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया था अमृत राय ने, और बहुत उनका ट्रांसलेशन है समर गाथा। समर गाथा की कहानी बहुत कुछ महाभारत से मिलती जुलती है। वे लोग भी भाग करके उन्हें जंगलों और पहाड़ों में जाना पड़ता है, उनके साम्राज्य पे, उनके राज्य पे कब्जा कर लिया है लोगों ने। पुरोहित, एक पुरोहित है, वो सबको समझाता है, छापामार युद्ध की तैयारी करवाता है, चाणक्य जैसा है वो, और वो कहता है मैं बताना चाहता हूँ उपनिवेशीकरण क्या है। वो कहता है कि जब भी तुम पर कोई हमला करता है और कब्जा करता है, तो सबसे पहले तुम्हारे मंदिरों को तोड़ता है, तुम्हारे पुस्तकालयों को जलाता है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने जीवन मूल्य तुम पर थोपता है और आरोपित करना चाहता है। यहाँ से शुरू होती है उपनिवेशीकरण की असली कहानी। और वो ऐसा क्यों करता है? वो जानता है कि हमेशा राजनीतिक रूप से वो सामर्थ्यशाली नहीं रहेगा। एक वक्त आएगा जब उसकी सत्ता कमजोर होगी, कोई होगा बहादुर शाह जफर एक दिन। लेकिन अगर हम उनके पूरे के पूरे आचार शास्त्र को, विचार शास्त्र को, जीवन के व्याकरण को ही हम अनुकूलित कर दें, तो हम नहीं होने के बावजूद भी शासन अनंत काल तक करते रह सकते हैं, भले ही अदृश्य रूप में। वो कैसे? तो आप में से शायद हो सकता है बहुत लोगों ने एलेक्स हॉल का उपन्यास द रूट्स पढ़ा हो और उस पर बनी फिल्म देखी हो। ये न्यूयॉर्क के एक वकील की कहानी है, ब्लैक वकील की कहानी है, जो बहुत सक्सेसफुल है और ये रियल है। और प्लीज पढ़िए, इतना मोटा उपन्यास है, कमाल का है। एलेक्स हॉल राइटर हैं, उनकी कहानी है, मशहूर वकील हैं। एक दिन सुबह जब वो सो के उठते हैं और खिड़की के बाहर देखते हैं, बहुत साल पहले, तो अचानक उनको ये ख्याल आता है, और कोई ख्याल अचानक नहीं आता है। गौतम बुद्ध को भी अचानक घर छोड़ने का ख्याल नहीं आया था।
वो एक क्षण होता है जब चिंगारी शोला बन जाती है। तो उन्हें ख्याल आता है कि ये जो मेरे कपड़े, मेरी भाषा अंग्रेजी, मेरे कपड़े, मेरा भी जीसस क्राइस्ट, सब कुछ वही है जो इन सफ़ेद लोगों जैसा है। मैं अमेरिकन्स को या वाइट्स को सफ़ेद कहता हूँ पर्सनली, जो सफ़ेद लोगों जैसा है। तो क्या मैं हमेशा से तो ऐसा नहीं रहा हूँगा? मेरी भी कोई जुबान, मेरी भी तो कोई तहजीब रही होगी। और उसके बाद उस पूरे उपन्यास में फिर आगे कहानी ये होती है कि वो वकालत छोड़ देते हैं और अपने रूट्स की तलाश में उन्हीं रास्तों से गुजरते हुए अफ्रीका के उस गांव में पहुंचते हैं जहां से सैकड़ों साल पहले उनके पूर्वज गुलाम बना करके अमेरिका लाए गए थे। ये उस पूरी वापसी की यात्रा की कहानी है, हर उस मुकाम की कहानी है। ये करता है उपनिवेशीकरण कि आपका सब कुछ छूट जाता है और आप उनके जैसे हो जाते हैं जो कभी आपके स्वामी हुआ करते थे, और आपको एहसास भी नहीं होता है कि आप कब कहां आपका सब कुछ बदल गया। अब विउपनिवेशीकरण क्या होता है, वापसी क्या होती है? इसकी क्लासिक परिभाषा है, वो एक लाइन की है। विउपनिवेशीकरण का अर्थ है सत्ता के हर संस्थान और तंत्र में बसी हुई उपनिवेशवाद और उपनिवेशी मानसिकता के बारे में वापस लिखना। वापस लिखना कई तरीके से लिखी जाती है ये उपनिवेशीकरण की, डीकॉलोनाइजेशन की कहानी बहुत तरीकों से लिखी जाती है। मैं कुछ तरीके जो मुझे याद आते हैं मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा स्वाद लें तो मजा आएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा की, नमक आंदोलन किया। छोटी सी चीज है नमक, लोग तब भी हंसते थे और हंसने वाले गांधी पे हमेशा हंसते थे। सबसे ज्यादा नेहरू जी हंसते थे। हिंद स्वराज की उनकी टिप्पणियां इस बात की उदाहरण है। नमक आंदोलन, ये है विउपनिवेशीकरण, जिसको कहते हैं वापसी। ये हमारी चीज है, तुम कौन होते हो बीच में खड़ा होकर के हमें रोकने वाले? हमारा समुद्र, हमारा नमक। गांधी दो चीज और लेकर के आए और कमाल का आदमी था वो चरखा लेकर के आता है और राम राज्य लेके आता है। तुलसी से राम राज्य, कबीरदास से चरखा। उसका छोटा सा लकड़ी का चरखा ब्रिटेन की कॉटन फैक्ट्रीज का विरोध करने का उसका अपना तरीका है। और राम राज्य, क्योंकि ये लोग तो कह रहे थे कि यू आर आवर बर्डन, व्हाइट मैन बर्डन, तुम्हारी अपनी कोई सभ्यता ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इसी कनॉट लिस्ट में लिखा रहता था एक जमाने में। कुछ भी नहीं थे तुम। तो वो बताता है कि नहीं, हम थे, कोई राम था, किसी राम राज्य का एक सपना है जहां सभी सुखी होंगे और सभी बराबर होंगे। ये है विउपनिवेशीकरण। भारतीय तो जब कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल, ये है विउपनिवेशीकरण। और कुछ फिर याद आ रहे हैं मुझे, जहां सुमति तह संपत नाना। क्या इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की ध्वनि नहीं है? जहां सुमति तह संपत्ति नाना, ये है विउपनिवेशीकरण। और आयरलैंड का वो स्वतंत्रता सेनानी जिसने कहा कि अगर आयरलैंड को फ्री करना है हमें, तो हमें आयरलैंड की भाषा में काम करना होगा। और आयरिश तब कोई बोलता नहीं था, उसने ढूंढवाया तो एक 90 साल का मोची आयरिश बोलता था। उस 90 साल के मोची ने फिर आयरिश आयरलैंड के स्वतंत्रता सेनानियों को सिखाई और आयरलैंड करते करते स्वाधीन हुआ। ये है विउपनिवेशीकरण। और विउपनिवेशीकरण तब भी होता है जब कोई कमाल अतातुर्क पाशा टर्की को फ्री करता है और अपने लोगों से कहता है कि हमारी जुबान तो टर्की हुआ करती थी, हम कब से इसे लागू कर सकते हैं। पहली मीटिंग होती है विद्रोह के बाद, टर्की पर आधिपत्य के बाद। उसके जनरल्स कहते हैं, और ये सब इतिहास का सच है, कहानी नहीं है ये। उसके जनरल्स कहते हैं कि 10 साल, 5 साल, 15 साल, जैसे हमारे यहाँ कह रहे थे हिंदी लाने में 15 साल, 20 साल, 25 साल, वैसे उससे कहा जाता है। तो कहता है नहीं, कम से कम समय बताओ कि हम कब टर्की को लागू कर सकते हैं, वापस टर्की में भाषा बना सकते हैं। तो एक जनरल कहता है कम से कम 10 साल। और वो कहता है कि कल सुबह
जब टर्की की घड़ियों में 10 बजेंगे तो 10 साल पूरे हो जाने चाहिए। और तब मुझे माओ याद आते हैं कि चीन जो आज का है वो चीन कभी भी आज का चीन नहीं होता अगर माओ ने भाषा नीति लागू नहीं की होती तो। ये सब भी उपनिवेशीकरण के मैंने आपको उदाहरण दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे मामले में हमारा सिनेमा क्या कर रहा था। मैं आज़ादी के पहले के सिनेमा की बात करूंगा, सिनेमा की पैदाइश से लेकर के 1947 तक सिनेमा क्या कर रहा था, क्या कर सकता है। तब जब अंग्रेज मालिक थे हमारे और हमारी कोई औकात नहीं थी उनके सामने, वो गांधी को बूढ़ा नंगा फकीर कहा करते थे, हम कुछ भी नहीं थे, तब हमारे सिनेमा बनाने वाले क्या कर सकते थे। उन्होंने फिल्में बनाई और मैं जब इस पेपर के बारे में सोच रहा था तो मुझे एक मजेदार चीज़ याद आई। आप जादुई यथार्थवाद का मुहावरा के बारे में, मार्केज के उपन्यासों के बारे में, कोलंबियन उपन्यासों के बारे में आप जानते हैं। जब ये बात शुरू में आई थी सामने तो मैंने गुरुजी मेरा मतलब प्रोफेसर मैनेजर पांडे, मैं JNU का हूँ, मेरे गाइड और गुरुजी, तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर इन उपन्यासों की, मार्केज ने उपन्यास ऐसे क्यों लिखे कि ये पढ़ते वक्त लगता है कि क्या है, मतलब इसको कैसे समझें हम। तो उन्होंने कहा ये जादुई यथार्थवाद है। तो मैंने कहा पर क्यों, जरूरत क्या है। तो उन्होंने कहा कि कोलंबिया में डिक्टेटरशिप थी, जहां कहीं भी डिक्टेटरशिप होती है, सांस भी लेंगे तो आपका सर कलम हो जाएगा, वहां पे कैसे कहेंगे आप अपना दुख। आपको एक ऐसी टेक्निक विकसित करनी होगी कि आप दुख कह सकें, आपसे जुड़े लोग उस दुख को समझ सकें, बिगाड़ने वाले आपका कुछ बिगाड़ न सकें। गोपाल जी जलकल जिसकी ओर इशारा कह रहे थे कहानी कहने की कला में, कला का मतलब ये होता है कि हम कह भी दें, समझ भी जाएं और कोई कुछ कर न सके। लगभग ऐसा ही कुछ जादुई यथार्थवाद है। हिंदी सिनेमा ने जो फिल्में बनाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुरानी पौराणिक मिथकीय कहानियां चुनी। मैं आपको कुछ शीर्षक अभी आगे बताऊंगा। और ये कहानियां कैसे लोगों को थी, गौरवशाली कहानियां थी। अगर आपने कभी सोहराब मोदी की कोई फिल्म देखी हो, पृथ्वीराज कपूर की कोई फिल्म देखी हो, वीडियो क्लिप ही सही देखी हो, क्योंकि फिल्में बहुत सारी अवेलेबल हैं नहीं, और नेशनल आर्काइव में थोड़ी बहुत फिल्में हैं। जैसे दादा फाल्के ने 19 साल में दादा फाल्के ने 95 फीचर फिल्में बनाई थी और 25 शॉर्ट फिल्में बनाई थी, 10 बची हैं हमारे पास सिर्फ। तो इन्होंने फिल्में बनाई, पौराणिक कहानियां चुनी, मिथकीय कहानियां चुनी, और जो परिधान इन्होंने बनाए, जो कपड़े इन्होंने बनाए, भव्य। आप सोहराब मोदी की फिल्में देखिए, पुकार, सिकंदर, भव्य कपड़े, बड़े खास अकड़े हुए अंदाज में डायलॉग डिलीवरी। क्यों? बहुत मुश्किल था फिल्में बनाना, रीटेक की गुंजाइश बहुत कम थी, क्योंकि जो फिल्में थी वो बाहर से आती थी और वो कोटा परमिट से आती थी। आप उन्हें बहुत संभल के आपको खर्च करना पड़ता था, ओवर शूटिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेज बहुत चाहते भी नहीं थे कि फिल्में लोकप्रिय हों, थिएटर्स में फिल्में दिखाई जाएं, क्योंकि खाली हिंदी फिल्में बन रही थी और दिखाई जा रही थी ऐसा नहीं है, खाली हिंदी फिल्में आगे जाके सेंसर होती हैं ऐसा भी नहीं है। यूरोप और अमेरिका की जो फिल्में आ रही थी वो भी लोगों को भीतर से बदल सकती थी, बदल रही थी, ये डर भी अंग्रेजों को था। तो एक हाथ से ले के तरीके से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे थे। तो कहानियां इन्होंने बनाई, पौराणिक, मिथकीय, ऐतिहासिक, गौरवशाली कहानियां, दर्शकों में गौरव का बोध भरने वाली कहानियां, और उसमें बड़ी होशियारी से अपना काम भी करते जा रहे थे। मैं आपको आगे कुछ उदाहरण दूंगा। हमारे भीतर गौरव बोध भरने के लिए, हमारी सोई ही चेतना को जगाने के लिए। और पिकासो कहते थे बहुत अच्छी बात, मुझे उनकी दो बात बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी मौजूद है, तो पहले भी बता देता हूँ, बच्चों के लिए है वैसे भी। पिकासो कहते थे कला समझने की चीज़ नहीं है, क्योंकि पिकासो को समझना बहुत मुश्किल वैसे भी है, वो इन जनरल कह रहे थे कला समझने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है। जो बात मैं अपने संदर्भ में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो कहते थे कला करती क्या है, आप लोग कहते कविता क्या करती है, कला क्या करती है। पिकासो ने कहा कला आत्मा पर गिरी धूल झाड़ती है। रोज हम ब्रश करते हैं, कंघी करते हैं, साबुन लगाते हैं, और यहाँ अंदर उसकी सफाई कला करती है। सिनेमा ने ये काम किया। और जब मैं इसमें सोच रहा था तो मुझे बहुत
इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला। मैंने सारे जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं, मैं आगे नाम लूँगा, मैंने उनकी क्लोज स्टडी की। बहुत फिल्में बनाई इन्होंने, एक एक ने 100 50 80 बनाई हैं। आप सोचिए कि ये बना रहे हैं फिल्में 1910 के दरमियान, उसके 100 साल पहले अंग्रेज हैं, 150 साल पहले मान लीजिए, पर उसके पहले 700-800 साल पहले तो मुगल भी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे अत्याचार किए हैं, पर ये उस पर बात नहीं करते हैं। ये मुस्लिम अत्याचार पे बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये? क्योंकि इनको हिंदू मुसलमानों की एकता की ज़रूरत है। इस देश की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, आज़ादी पाने के लिए ज़रूरी था कि समाज एक साथ मिलकर के चले और अंग्रेजों से मुकाबला करे। तो ये सिर्फ भावुक लोग नहीं थे, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग भी थे। बहुत होशियारी से इन्होंने वही कहानियाँ उठाई हैं, आमतौर पे कुछ मसाला फिल्में भी बनाई हैं, पर मसाला फिल्मों में भी इन्होंने राष्ट्र गौरव का बहुत ध्यान रखा है। मैं आगे किस्मत फिल्म की बात करूंगा और दिलीप कुमार की शहीद की बात करूंगा। तो इन्होंने मिथ की कहानियां बनाई। इसके 3 तत्व थे बेसिकली, कि लोगों को कहानियां परिचित हों, माध्यम के प्रति सम्मान पैदा हो, और मेरे ख्याल से, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, कि जो दबी कुचली जनता है सदियों से, बेचारी जनता, उसको बताया जा सके कि तुम किनकी संतान हो, तुम्हारा क्या इतिहास है, तुम्हारी क्या शानदार प्राचीन परंपरा रही है, तुम किसके बच्चे हो। इस सीरीज में 1912 में जो पहली कथा फिल्म रिलीज होती है उसका नाम है श्री पुंडलीक। ये बनाई थी आरजी तोरने ने। मैं बहुत फैक्चुअल होने से बचना चाहूँगा, आप बोर होने लगेंगे। आरजी तोरने ने बनाई पुंडलीक, पहली फिल्म है। ये मराठी संत थे, उनके जीवन से जुड़ी कथाओं पर बनी थी ये फिल्म, और ये फिल्म रिलीज हुई है 18 मई 1912 को। पहली फिल्म सीमित रिलीज हुई है उसकी, और फिर आगे जाके और रिलीज होती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया रिव्यू लिखता है 25 मई को, लंबा रिव्यू है, उसकी सिर्फ एक लाइन में आपके सामने रखना चाहूँगा। वो लिखता है, पुंडलीक में हिंदुओं का ध्यान आकर्षित करने की बहुत शक्ति है। ऑफ कोर्स वो हिंदू संत हैं, उनकी कहानी है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया उसमें हिंदुओं के ध्यान की बात कर रहा है। पर ये बात फिल्म मेकर्स की समझ में आने लगी कि ये जो नया मीडियम है, ये लोगों को अपनी ओर बहुत ज़्यादा खींच सकता है। इस बात को सबसे बेहतरीन तरीके से समझा दादा साहब फाल्के ने। आपने हरिश्चंद्राची फिल्म, हरिश्चंद्राची फैक्ट्री फिल्म मराठी में है, बहुत अच्छी फिल्म है, मशहूर फिल्म है, आप उसको प्लीज़ देखिएगा। उसमें दादा साहब फाल्के ने जो पहली फिल्म बनाई है, उसके निर्माण की जो पूरी कहानी है, पूरा संघर्ष है, कैसे वो बना रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, उनकी पत्नी सारे लोगों का खाना पकाती हैं पूरे यूनिट का रोज, उस फिल्म में आप देख सकते हैं। और तब जाकर के राम मनोहर लोहिया ने लोकमंच में लिखा, 1925 आई थिंक, उन्होंने लिखा कि 2 लोग आए 1914 में। लोहिया ने लिखा है कि 1914 में 2 लोग भारत आते हैं। महात्मा गांधी आते हैं दक्षिण अफ्रीका से सफल होकर के, और उसी समय आते हैं दादा साहब फाल्के इंग्लैंड से सिनेमा बनाने की ट्रेनिंग लेकर के, और सारे सामानों के साथ। और लोहिया कहते हैं कि एक होता है राष्ट्रपिता और दूसरा बनता है भारतीय सिनेमा का पिता। दोनों मिलकर के अपने अपने ढंग से। लोहिया इतना ऊंचा क्यों सोचते थे सिनेमा के बारे में? लोहिया का बहुत मशहूर वाक्य है कि इस देश को 2 चीज़ें ही जोड़ती हैं और प्रभावित करती हैं। जब लोहिया ने कहा, एक गांधी और दूसरा सिनेमा। तो आप फिर आगे क्या हुआ कि भारतेंदु राजा हरिश्चंद्र फिल्म सुपरहिट होती है, बहुत लोकप्रिय होती है, यूरोप में इसको बहुत प्रतिष्ठा मिलती है, समीक्षाएं मिलती हैं। और जब फिल्म बहुत हिट हो जाती है तो दादा साहब फाल्के को यूरोप से और ब्रिटेन से इन्विटेशंस आते हैं कि आप वापस इंग्लैंड आ जाइए, यहाँ रहिए, यहाँ से फिल्में बनाइए, हम आपको सारा सपोर्ट करेंगे। और वो नहीं जाते हैं। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि जो मोदी जी का मेड इन इंडिया है, ये उसके आदि पुरुष हैं। स्वदेशी की आवाज़ यहीं से होती है। और कहते हैं, नहीं, मैं भारतीयों के लिए फिल्में बनाऊंगा, भारत की कहानियाँ कहूँगा, भारत के पैसे से कहूँगा, और यहीं रह करके बनाऊँगा। और 19 साल में वो, जैसा कि मैंने कहा, 90 फिल्में बनाते हैं। और फिल्मों के कुछ नाम देखिए आप दादा फाल्के के। 95 से मैंने थोड़ी सी आपको मैं नाम बता रहा हूँ। राजा हरिश्चंद्र, हर नाम, हर कहानी अपने अंदर कौन सा मैसेज लेके आती है, उस वक्त याद रखिए
जब आप अंग्रेजों के शासन के भीतर हैं और कुछ भी करेंगे तो आप नप जाएंगे वाले ज़माने में ये लोग कैसे अपनी बात कह रहे हैं। जादू यथार्थवाद की मेरी ये दूसरी ये व्याख्या है। मैं इसको, है तो ये पौराणिक कहानियाँ, पर मैं इसको चश्मे से देखता हूँ। राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी, भस्मासुर, ये वक्त कैसे बीतता है ना। एनीवे, राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी, भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालिया मर्दन जैसी फिल्में ये बनाते हैं। बाबूराव पेंटर में उसको शार्ट करता हूँ। बाबूराव पेंटर साहूकारी पाश बनाते हैं। 1936 में प्रेमचंद गोदान लिखते हैं जिसमें महाजनी सभ्यता का ये आतंक और जमींदारी वगैरह वगैरह। 1925 में बाबूराव पेंटर साहूकारी पाश बना रहे हैं जो महाजनी सभ्यता और अंग्रेजों के कनेक्शन के बारे में है। बाबूराव पेंटर ने भी ऐसी फिल्में बनाई, सैरंद्री, भीमा, सिंगड़ वगैरह वगैरह। पाश्चात्य, अंग्रेजों की पाश्चात्य संस्कृति से हमारा समाज कितना खराब हो रहा था उस पर बहुत अच्छी फिल्म बनाई पाटनकर बंधुओं ने, शिक्षा और वासना तथा कबीर और कमाल, उन्होंने और भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। मैं अब उसको छोटा, सावित्री पे बनाई, प्रहलाद पे बनाई। वो पौराणिक कथाओं की सीरीज इनकी चल रही है, लेकिन इसके बीच बीच में ये दूसरा काम भी अपना शुरू कर रहे हैं। पृथ्वीराज कपूर, आपको पता है पृथ्वीराज कपूर पहले सिनेमा से पैसे कमाते थे, फिर उसके बाद पृथ्वी थिएटर लेकर के वो निकल जाते थे नाटकों के प्रदर्शन के लिए। मैं कई बार सोचता हूँ, गोरखपुर तक वो जा चुके थे, कानपुर जाते थे, कि पृथ्वीराज कपूर जैसे आदमी को क्या जरूरत थी गोरखपुर में जाकर के नाटक करने की। वो फिल्मों में रह करके तो बहुत मजे से रह सकते थे मुंबई में, नहीं, पर जनता से जो संवाद स्थापित होता, फेस टू फेस ऑफलाइन मोड, उसका कोई विकल्प नहीं था। और वो पूरा पैसा खर्च करके लौटते थे, हर्षवर्धन की तरह नंगे होकर के लौटते थे वापस अपने साम्राज्य में। और उन्होंने भी बहुत सारी फिल्में बनाई। नाटक तो जो उन्होंने सो किए ही किए, राज रानी वीरा, सिकंदर, फिर सोहराब मोदी की मैंने बात की, भाग्य सेट, परिवेश, परिधान, डायलॉग। उन्होंने भी फिर पृथ्वी बल्लभ जैसी फिल्म बनाई और सब लोग वही कर रहे हैं। झांसी की रानी, मिर्जा गालिब, नूरजहां, रजिया सुल्तान, सबका वही चल रहा है। फिर सेंसर बोर्ड आ गया, इंडियन सिनेमेटोग्राफी एक्ट आ गया और उसने फिर बंदिशें, प्रतिबंध लगाना शुरू किया। और पहली फिल्म जो बैन हुई भक्त विदुर थी। भक्त विदुर में जो विदुर हैं वो गांधी जी जैसे दिखते हैं लाठी और धोती में, तो अंग्रेजों ने बैन कर दिया। डायलॉग्स चेंज करना, नाम बदलना, छोटी छोटी चीज़ों पे फिल्मों पे प्रतिबंध लगना शुरू हो गया और ये सिलसिला चलता रहा। मेरे पास सारे उदाहरण हैं लेकिन समय नहीं है। तो बहुत सारी फिल्मों के नाम बदलने पड़े, बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स बदलने पड़े, दृश्य कट करने पड़े और प्रतिबंधित होती गई फिल्में। फिर किस्मत आती है, 2 मिनट्स किस्मत आती है और उसमें मशहूर गाना है प्रदीप का, जिसके लिए गिरफ्तार हुए थे, दूर हटो ये दुनिया, दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आगे उसमें कहते हैं, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। अंग्रेजों ने कहा था तुम कुछ नहीं हो, और ये कह रहे थे एक दूसरे से डरना नहीं। जो जर्मनी और जापान के खिलाफ खड़ा होने के लिए ललकार रहा था, वो एक दिन अंग्रेजों के खिलाफ भी खड़ा हो सकता था। तो ये सिलसिला चलता रहता है। और हमारी फिल्में, फिर महिलाओं को लेकर के भी बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई और ये बताया कि महिलाओं का स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना कितना जरूरी है। इन्होंने समाज सुधार के लिए, आंतरिक सुधार के लिए भी, कोई भी उपनिवेशीकरण बिना आंतरिक सुधार के, बिना इतिहास के अन्यायों को दुरुस्त किए पूरा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई जहाँ पे छुआछूत की, जाति प्रथा की, असमानता की आलोचना की गई थी। ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई और इनमें कुछ कमियां भी हैं, लेकिन उस वक्त के हिसाब से आप देखें तो ठीक है। तो प्लेखानोव ने एक बात कही थी, ग्रेगरी प्लेखानोव रूसी मार्क्सवादी चिंतक थे। उन्होंने कहा था कि कला का काम है जन आंदोलनों को सहयोग देना। उसका यह भी काम है कि वो जन आंदोलनों को सहयोग दे, समाज को सहयोग दे कि समाज बेहतर हो सके और आगे बढ़ सके। तो मैं जब देखता हूँ मुड़ करके, तो जो हमारा सिनेमा है 1947 के पहले का, आज़ादी के पहले का जो सिनेमा है, उसके लोग जो अपने सीमित साधनों में जो बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं, हमारे इतिहास को लेकर के बना रहे हैं, हमारे भीतर गौरव को भरने के लिए बना रहे हैं, वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, पर वो लगे हुए हैं और वो कई बार फेल होते हैं, कई बार उनकी वो चीज़ें, उनकी वो सब उनका नीलाम हो जाता है, फिल्में नहीं चलती हैं कई बार। तो उन्होंने भी, सिनेमा की दुनिया ने भी अपने तरीके से बहुत संघर्ष किया और स्वतंत्रता में उनका भी जन चेतना के निर्माण में, जन जागरण में
बड़ा और गहरा योगदान है। और दूसरी बात यह है कि सिनेमा पर एमफिल पीएचडी होती है, पढ़ाई होती है, तो आप लोग जो स्टूडेंट लोग हैं वो लोग अपने अपने विभागों में इसकी शुरुआत करें। सिनेमा भी टेक्स्ट है और मैं कहता हूँ कि साहित्य को कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। मैं हमेशा कहता हूँ सिनेमा समाज का बड़ा दर्पण है। तो विभागों में सिनेमा की पढ़ाई हो सकती है, होनी चाहिए। मैंने कम से कम 15 पीएचडी 20 एमफिल सिनेमा पे कराए हैं और विभागों में भी काम हो रहा है। मैं 2007 से कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी अपने अपने विभागों में, अध्यापक लोगों को आप सबको शुरू करना चाहिए। सिनेमा की ताकत को हमें अभी भी नहीं पहचाना है, अभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। हमें उसकी ताकत को समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र की बेहतरी के इस्तेमाल के लिए हमें उस ताकत का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। थोड़ी देर हो गई होगी मुझे, धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, बुलाने के लिए, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आप एक महत्वपूर्ण और मजबूत बुनियाद इस कार्यक्रम